असलम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम रोल ऑफ बर्थ ऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द मेन टॉपिक अल्फ्रेड एडलर्स इंडिविजुअल साइकोलॉजी थ्योरी। कि अल्फ्रेड एडलर ने बर्थ ऑर्डर के बारे में क्या बताया है और किस तरह से बर्थ ऑर्डर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है और उसको शेप करने में मदद करता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे। अल्फ्रेड एडलर के अकॉर्डिंगली बर्थ ऑर्डर ह्यूमन पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ही घर में रहने के बावजूद, सेम पेरेंट्स होने के बावजूद, सिबलिंग्स के आइडेंटिकल सोशल एनवायरनमेंट्स नहीं होते। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें आप अपने सबसे बड़े भाई के साथ और अपने छोटे भाई के साथ, तो उनकी पर्सनालिटीज़ में बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, जिसकी बेस पर उनकी पर्सनालिटी शेप होती है और उनका स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट चाइल्डहुड कंडीशंस होती हैं। पेरेंट्स के एटीट्यूड की अगर बात करें, जो पहला बच्चा होगा फैमिली का, उसके लिए पेरेंटल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होंगे। एक यूनिक सी सिचुएशन होगी जब भी फैमिली में पहला बच्चा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंटल एटीट्यूड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें लास्ट बॉर्न के साथ, तो वहाँ पर पेरेंटल एटीट्यूड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन द पेरेंटल एटीट्यूड्स, क्योंकि लास्ट बॉर्न के दौरान बहुत काम सा पेरेंटल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। पेरेंट्स को भी पता होता है कि उन्होंने किस तरह से बच्चे को टैकल करना है, उसकी क्या हैबिट्स डेवलप होंगी, उसकी मूड स्विंग्स को किस तरह से मैनेज करना है। और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, एक तो आइडेंटिकल सोशल एनवायरनमेंट नहीं होता, दूसरा ये कि पेरेंटल एटीट्यूड्स चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो डिफरेंट पेरेंटल एटीट्यूड, डिफरेंट चाइल्डहुड कंडीशंस बच्चे देखते हैं और उसी तरह से उनकी पर्सनालिटीज़ डेवलप होती हैं। एडलर ने 4 बर्थ ऑर्डर कैटेगरीज़ हमारे सामने एक्सप्लेन की हैं, हम उसको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, सेकंड बॉर्न चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड एंड द लास्ट इज़ ओनली चाइल्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड विल एक्सपीरियंस अनडिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स। उसको अनडिवाइडेड अटेंशन रिसीव होगी अपने पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स के लिए भी क्योंकि एक न्यू सिचुएशन होगी, एक यूनिक सिचुएशन होगी, वो अपने बच्चे को 100% अटेंशन देंगे, उसकी नीड्स को टाइमली पूरा करेंगे। और इससे क्या होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेगा। अनटिल द सेकंड बॉर्न चाइल्ड अपीयर्स, जैसे ही दुनिया में उसका दूसरा सिबलिंग आएगा, ही विल फील मोर रिजेक्टेड एंड डिथ्रोन, क्योंकि उसका उसके एक सोच डेवलप हो जाएगी कि अब जो अटेंशन मुझे मेरे पेरेंट्स देते थे, अनडिवाइडेड अटेंशन, और जो मुझे प्यार करते थे, जितना मेरी केयर करते थे, अब वो शेयर होगी। अब वो मुझे अपने यंगर ब्रदर के साथ या यंगर सिस्टर के साथ शेयर करनी पड़ेगी थ्रू आउट द लाइफ। वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि अपनी वही पोजीशन ले सके जो वो पहले लेता था। क्या होता है, स्टार्ट में पेरेंट्स जो हैं वो न्यूबॉर्न के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, रात को भी उसके साथ जाग रहे हैं, दिन को भी उसी के साथ इंगेज हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट बॉर्न विल फील मोर रिजेक्टेड कि अब उसने मेरी जगह ले ली है। थ्रू आउट द डे पेरेंट्स जो हैं वो इसी के साथ इंगेज हैं। अब यहाँ पर अगर चीज़ें बेहतर बनानी है, तो पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर पेरेंट्स प्रॉपरली मेंटली रेडी करते हैं बच्चे को, ठीक है, और उसको बताते हैं कि आपका सिबलिंग जो है वो आने वाला है, और उस जब वो आ जाता है दुनिया में, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें उसको इंगेज करते हैं कि भाई के लिए ये ला दो, अच्छा हमें ऐसे हेल्प कर दो, ही इज़ क्राइंग, आप इसके लिए मुझे ये चीज़ पकड़ा दो। ठीक है, इस तरह से जब बच्चे को प्रॉपरली इंगेज किया जाएगा और उसको ओल्डर सिबलिंग प्रेजेंट किया जाएगा कि आप तो बड़े भाई हो या आप तो बड़ी बहन हो, आपको इसको देखना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए, तो यहाँ पर जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंगेज कर दिया जाएगा, ही विल फील लेस डिथ्रोन। ठीक है,
बट थ्रू आउट उसकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ अफ़ेक्ट करेगी उसको कि जैसे मुझे पहले अटेंशन मिलती थी, अब उस तरह से अटेंशन नहीं मिल रही। अब पेरेंट्स का एटीट्यूड अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अ, गुस्से वाला होगा या हार्श होगा, तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी भी अफ़ेक्ट होगी। अगर वो हिट कर देता है या अपने टेंट्रम्स शो करता है अटेंशन लेने के लिए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स समटाइम्स हार्श एटीट्यूड शो करते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कंफर्म कर लेगा अपने इस बिलीव को कि कि मुझे मेरी जगह ले ली गई है, मेरे भाई ने मेरी जगह ले ली है, और वो हमेशा कोशिश करेगा कि मुझे दोबारा से ही वही अटेंशन रिसीव हो जो मुझे पहले रिसीव होती थी, और अपने भाई या बहन को वो एनिमी कंसिडर करेगा। ठीक है? सो पेरेंट्स प्रॉपरली इन सिचुएशंस को टैकल करते हैं, उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं कि कब वो टेंट्रम्स शो कर रहा है, क्या वजह है, वो अटेंशन सीक करने के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। जब उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाएगा, उसको काम किया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा, और उसको शो कराया जाएगा कि वो अभी भी फर्स्ट बोर्न है, और अभी भी उसकी फैमिली में इम्पोर्टेंस या एग्जिस्टेंस उसी तरह से है जैसे पहले थी, तो वो थोड़ा लेस डिथ्रोन फील कर सकता है। ठीक है? अगर प्रॉपरली पेरेंट्स डील नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनके बिहेवियर स्टबर्न हो जाएगा, फर्स्ट बॉर्न का बिहेवियर स्टबर्न हो जाएगा, ही विल इल बिहेव और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जिसमें वो समटाइम्स अपने आप को हार्म करने के लिए खाना नहीं खाएगा और प्रॉपरली सोएगा नहीं। ठीक है? इस सिचुएशन में अगर पनिशमेंट होगी या फिर पेरेंट का हार्श एटीट्यूड होगा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। सो पेरेंटल एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से वो इन सिचुएशंस को टैकल करते हैं। ठीक है? और जितना ज़्यादा हार्श पेरेंटल एटीट्यूड होगा, बच्चे का माइंड उतना ही ज़्यादा कंफर्म कर लेगा इस बात पर कि वाक़ई ही दूसरे भाई ने मेरी जगह ले ली है, और जितने भी मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह भी वो न्यू बॉर्न ही है, और उसको हार्म करने की वो कोशिश करेगा। ठीक? सो जितना ज़्यादा गैप होगा जनरली, उतना ज़्यादा ही फर्स्ट बॉर्न लेस डिथ्रोन एक्सपीरियंस करेगा। फॉर एग्जांपल एक 8 साल का बच्चा अपने बहन या भाई के आने पे उतना ज़्यादा अपसेट नहीं होगा जितना कि 2 साल का बच्चा होगा। ठीक है? क्योंकि 8 साल का बच्चा ऑब्वियसली सेंसिबल हो जाएगा, वो अपने भाई को प्रॉपर्ली वेलकम करेगा, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल ब्रदर वो अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और वो प्रॉपर्ली इस सिचुएशन को टैकल कर सकता है। जबकि 2 साल का बच्चा वो यही समझेगा कि न्यू बॉर्न ने या फिर सेकंड बॉर्न ने मेरी जगह ले ली है, और वो हमेशा राइवल उसको कंसिडर करे। ठीक है? फर्दर अल्फ्रेड एडलर ने कहा है, अगर प्रॉपरली पेरेंट्स फर्स्ट बॉर्न को डील नहीं करते ऑन द अराइवल ऑफ सेकंड बॉर्न, तो उनकी ओरिएंटेशन पास्ट की तरफ हो जाएगी, वो हमेशा नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस करेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में पेसिमिस्टिक होंगे, क्योंकि एक टाइम उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है जिसमें वो अपने आप को फैमिली का वो फ़र्द कंसिडर कर रहे होते हैं जिसको हर तरफ से अटेंशन मिल रही है, प्यार मिल रहा है, उसको केयर प्रोवाइड की जा रही है। तो उसको यही लगता है कि कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो सकती है फ्यूचर में भी, और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सेकंड बॉर्न के अराइवल पे बहुत सारी चेंजिंग्स एक्सपीरियंस की होती हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होती हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर के लिए भी पेसिमिस्टिक हो जाता है कि कंसिस्टेंटली कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, कुछ भी सडन हो सकता है, और जिसकी वजह से उसकी सारी हैप्पीनेस स्पॉइल हो सकती है। सो पेरेंटल एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार यही स्ट्रेस दिया जा रहा है इस टॉपिक में कि जितना ज़्यादा अच्छा पेरेंटल एटीट्यूड होगा, बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका स्टाइल ऑफ लाइफ भी उस तरह से डेवलप होगा। अलॉन्ग विद दैट एक टाइम पे उसने एक पावर अपनी देखी होती है, वो फैमिली का एक ऐसा मेंबर होता है जो अटेंशन ले रहा होता है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ यही कोशिश करता है कि वो ही डोमिनेंट रहे अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स में, और अपने बहन भाइयों पे भी वो हमेशा डोमिनेंट रहने की कोशिश करता है और इसी पावर को एक्सरसाइज करने की हमेशा कोशिश करता है। और इसके साथ साथ फिर पेरेंट्स भी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ ओल्डर सिबलिंग। ठीक है? फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होने के ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट बॉर्न बचपन में भी एज अ रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं, एज अ टीचर, एज अ लीडर, एज अ ट्यूटर, एज अ डिसिप्लिनेरियन, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों को चीज़ें सिखा रहे होते हैं
ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मामा ने क्या कहा था, हमें उसको फ़ॉलो करना है, ठीक है? वो अपने बहन-भाइयों को थ्रू आउट द डे गाइड कर रहे होते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में। सो वो एक फ्यूचर में भी वो अच्छे लीडर्स भी बन सकते हैं, अच्छे डिसिप्लिनेरियंस भी बन सकते हैं, अच्छे टीचर, ट्यूटर बन सकते हैं। बिकॉज़ वो चाइल्डहुड से ही इन रोल्स को प्ले कर रहे होते हैं और इसके साथ-साथ अ, फर्स्ट बॉर्न्स जो होते हैं वो अ, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअली भी ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर चिल्ड्रन। रिसर्च के अकॉर्डिंगली है कि थ्रू आउट द डे ओल्डर सिबलिंग जो है वो अपने बहन-भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती और घर में कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है, ओल्डर सिबलिंग को पता होता है, अगर नहीं पता होता है तो वो कोशिश करता है पता करने की बिकॉज़ उसके यंगर सिबलिंग्स उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे कि ये चीज़ कैसे है, फ़ादर लेट क्यों आ रहे हैं और बहुत सारे और मैटर्स में भी फर्स्ट बॉर्न को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है अपने यंगर सिबलिंग्स को, ठीक है? अब इस सिचुएशन में क्या होता है, उनकी वर्बल फ्लुएंसी भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड्स को तलाश करके यानी ठीक है, प्रॉपर्ली जुमला बना के अपने बहन-भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं। सो उनकी वोकैब्युलरी भी अच्छी होगी और फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाती है। इसके साथ-साथ उनका इंटेलेक्ट भी अच्छा हो जाता है बिकॉज़ जब क्वेश्चन्स अराइज़ होते हैं यंगर सिबलिंग्स की तरफ से तो वो कोशिश करते हैं उनको प्रॉपर्ली इंटेलेक्चुअली आंसर करने का, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट जब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, आर्टिकुलेशन उनकी और ज़्यादा बेहतर होती है। इसके साथ-साथ हमने ये भी पढ़ा कि प्रॉपर्ली अगर पैरेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, दे मे फील इनसिक्योर एंड हॉस्टाइल टुवर्ड अदर्स। दूसरों की तरफ हॉस्टाइल एटीट्यूड उनका डेवलप हो जाएगा अगर पैरेंटल एटीट्यूड उनका हार्श पैरेंटल एटीट्यूड वो एक जब एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? और दे कैन बी अथॉरिटेरियन एंड कंजर्वेटिव डिपेंड्स ऑन द पैरेंटल एटीट्यूड। सो एडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर इंटेलेक्चुअली मैच्योर एंड एज़ कम्पेयर टू देयर यंगर सिबलिंग्स और उनकी वर्बल फ्लुएंसी और लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। चैलेंजेस क्या एक्सपीरियंस करते हैं? पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं फर्स्ट बॉर्न्स के लिए क्योंकि वो एक रोल मॉडल होते हैं। अगर वो अच्छे से बिहेवियर शो करेंगे तो ऑब्वियसली यंगर सिबलिंग्स भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। सो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फर्स्ट बॉर्न है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो प्रॉपरली, उसका बिहेवियर बहुत बेहतर हो ताकि दूसरे बहन भाई भी उसको अच्छे से फॉलो करें। दे मैनेज द फीलिंग ऑफ जेलसी एंड इनसिक्योरिटी थ्रू आउट द लाइफ, ठीक? अगर प्रॉपरली पेरेंट्स टैकल नहीं करते फर्स्ट बॉर्न्स को डिफरेंट सिचुएशंस में या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया ऑन द अराइवल ऑफ द सेकंड बॉर्न, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं जिसमें बहुत एल्डर के अकॉर्डिंगली अगर पेरेंटल एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, दे कैन ऑल्सो बिकम न्यूरोटिक्स, प्रिवर्ट्स, क्रिमिनल्स, ठीक है? सो पेरेंटल एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार अल्फ्रेड एडलर ने इसी बात पे स्ट्रेस दिया है। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड बॉर्न चाइल्ड। सेकंड बॉर्न चिल्ड्रन जिसको फर्स्ट बॉर्न हमेशा से कॉज ऑफ अपहीवल या फिर कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं, वो खुद भी एक यूनिक सी सिचुएशन में होते हैं। सेकंड बॉर्न कभी भी पावरफुल पोजीशन एक्सपीरियंस नहीं करते जैसा कि फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है जब वो फैमिली का हिस्सा बनता है, ठीक है? सेकंड बॉर्न चाइल्ड के आने पर फैमिली उतनी ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं होगी जितना कि फर्स्ट बॉर्न पे होती है क्योंकि फर्स्ट बॉर्न के दौरान सारे ही एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे सुलाना है, कैसे फीड करना है, उसकी नीड्स को किस किस टाइम पे पूरा करना है, ये सारे कंसर्न्स फर्स्ट बॉर्न के दौरान होते हैं। लेकिन सेकंड बॉर्न के दौरान जो अप्रोच होती है पेरेंटल वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स देखने को मिलती है क्योंकि पेरेंट्स अपने बिहेवियर्स को भी अच्छे से असेस कर चुके होते हैं, ज़्यादा एंशियस नहीं होते चीज़ों को लेकर और जिसकी वजह से उनकी एक मोर रिलैक्स अप्रोच देखने को मिलती है और यही अप्रोच सेकंड बॉर्न चाइल्ड को अफेक्ट भी करती है पॉजिटिवली, ठीक है? सो आपने ये याद रखना है कि सेकंड बॉर्न कभी भी डिथ्रोनमेंट एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बेशक उसका छोटा भाई भी आ जाए, ठीक है? क्योंकि अलॉन्ग विद दैट अगर पेरेंट्स अच्छे से फर्स्ट बॉर्न को सेकंड बॉर्न के आगे प्रेजेंट करते हैं एज अ रोल मॉडल, अगर रिप्रेजेंट करेंगे उसको हर एग्जांपल में बताएंगे कि भाई को देखो भाई ये बिहेवियर शो कर रहे हैं,
वो इस तरह से खाते हैं, इस तरह से बैठते हैं, ठीक है? और अच्छे बिहेवियर्स को हाइलाइट करके जब सेकंड बॉर्न को सिखाया जाएगा, ऑब्वियसली वो इस चीज़ को पॉज़िटिव लेगा। लेकिन अगर कंपटीशन के सेंस में बताया जाएगा या कंपैरिज़न के सेंस में उसके सामने पोर्ट्रे किया जाएगा, तो इट वुड अफ़ेक्ट नेगेटिवली। सो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि वो सेकंड बॉर्न के सामने अपने बड़े भाई या बड़े बहन की क्या पिक्चर प्रेज़ेंट करते हैं, उसको एज़ अ मॉडल प्रेज़ेंट करते हैं, एज़ अ थ्रेट प्रेज़ेंट करते हैं या एज़ अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन प्रेज़ेंट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स, ठीक? कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, दे आर ऑफ़न कम्पैटिटिव, एम्बिशियस एंड मोटिवेटेड। अगर अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन की पिक्चर अच्छी प्रेज़ेंट होगी पेरेंट्स के थ्रू, तो वो कम्पैटिटिव भी होंगे, ठीक है? वो एम्बिशियस भी होंगे, गोल ओरिएंटेड भी होंगे, मोटिवेटेड भी होंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न वाला केस होगा तो ऑब्वियसली वो ओवरशैडो भी एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अगर चीज़ें बेहतर होंगी, दे वुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। Now we will discuss the advantages. Second born children usually get motivated through competition and learn from older siblings. ठीक है, बड़े बहन भाइयों से सीख रहे होते हैं, अगर उनसे कोई भी आपने काम करवाना है तो कंपटीशन की फॉर्म में कराया जा सकता है, बिकॉज दे लव टू बी इंगेज इन कंपटीशन, क्योंकि शुरू से ही उनका एक माइंडसेट रेडी किया होता है पेरेंट्स ने कि आपने अपने ओल्डर सिबलिंग्स को फॉलो करना है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना है, ठीक है? तो सेंस ऑफ कंपटीशन उनके अंदर डेवलप हो जाता है एंड दे एक्सपीरियंस मोर रिलैक्स्ड पेरेंटिंग अप्रोच, क्योंकि सेकंड बॉर्न चाइल्ड के दौरान पेरेंट्स की अप्रोच जो होती है चिल्ड्रन को ट्रीट करने में, वो बहुत रिलैक्स होती है। वो इतने एंशियस नहीं होते अपने बिहेवियर को लेके, रूटीन को लेकर या फिर मूड और टेंट्रम्स को लेकर, ठीक है? वो चीज़ों को नॉर्मली टैकल करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा एंशियसली चीज़ें नहीं टैकल करते, जिसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है सेकंड बॉर्न चाइल्ड में। फर्स्ट बॉर्न में क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें नई होती हैं, यूनिक होती हैं उनके लिए, तो वो खुद भी एंशियस हो जाते हैं, उनके बिहेवियर्स खुद भी प्रॉब्लमैटिक होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं फर्स्ट बॉर्न को, ठीक है? सो यहाँ पे मोर रिलैक्स पेरेंटिंग अप्रोच होती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट होता है सेकंड बॉर्न चाइल्ड को। अलॉन्ग विद दैट दे हैव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक एंड कम्पेटिटिव एज, क्योंकि उनके पास एक पेस सेटर, ट्रेंड सेटर ओल्डर सिबलिंग मौजूद होता है। चैलेंजेस क्या ये एक्सपीरियंस करते हैं? दे में डेवलप क्विकली ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि सेंस ऑफ कंपटीशन पेरेंट्स डेवलप कर लेते हैं उनके अंदर। अब इट डिपेंड्स टोटली ऑन पेरेंट्स कि वो बड़े जो भाई है या बहन है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वेदर प्रेजेंट हिम और हर एज अ रोल मॉडल, एज अ थ्रेट और एज अ सोर्स ऑफ कंपटीशन। अब अगर ए सेंसिबल पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे ज़्यादा काम करते हैं कि जो पर्सन की अपने एप्टीट्यूड, अपनी स्किल्स हैं, जो उसकी खुद की ख़ासियत है, जो खुद की क्वालिटीज़ हैं, अगर उसको इन्हेंस किया जाएगा तो उसकी अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी। लेकिन टिपिकली पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो ओल्डर सिबलिंग्स के पीछे लगा देते हैं सेकंड बॉर्न चाइल्ड को भी, कि जो बड़ा भाई कर रहा है, जो बड़ी बहन कर रही है, आपको वैसे ही करना है। वही गोल अचीव करने हैं, उसी तरह से ग्रेड्स लाने हैं, उसी तरह का डिसिप्लिन चूज़ करना है, स्पोर्ट्स भी वैसे ही जॉइन करनी है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी और टिपिकली सेकंड बॉर्न चाइल्ड उनको ही अचीव करने में लगा रहेगा और एक टाइम ऐसा आए जब वो अचीव ना कर सके, तो वो डिस्करेज भी फ़ील करेगा और ओवरशैडो भी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? थ्रू आउट द लाइफ ही एक्सपीरियंस कंपैरिज़न एंड कॉम्पिटिशन, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकेगा, तो वो अपने आप को अंडर अचीवर कंसिडर करेगा कि मैं मज़ीद कोशिश ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने बड़े बहन-भाइयों जैसा नहीं बन सकता, ठीक है? सो ये चैलेंजेस जो हैं वो सेकंड बॉर्न चाइल्ड को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म तब होगी जब उसकी स्किल्स, उसकी एप्टीट्यूड को एनहांस किया जाएगा, रादर देन टिपिकली फॉलोइंग द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड या फिर ओल्डर सिबलिंग। अब हम डिस्कस करेंगे यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड डोंट फेस डिथ्रोनमेंट बाय अनदर चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड को हम लास्ट बॉर्न भी कह सकते हैं। लास्ट बॉर्न कभी भी सेंस ऑफ डिथ्रोनमेंट एक्सपीरियंस नहीं करता, उसको नहीं आइडिया होता क्या है डिथ्रोनमेंट या रिजेक्शन वाली फीलिंग्स, ठीक है? क्योंकि वो फैमिली का आखिरी हिस्सा होता है, यानी लास्ट मेंबर होता है फैमिली का। और अगर उसके सिबलिंग्स उससे ज़्यादा बड़े हों, एज गैप ज़्यादा हो, तो वो पेट ऑफ द फैमिली बन जाता है। उसको सिबलिंग्स की तरफ से भी अटेंशन मिलती है, पेरेंट्स की तरफ से भी, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से भी अटेंशन मिलती है। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न करता है। अगर हम अपने साथ भी कंपेयर करें, स्किल्स हमने सीखी होती हैं, उसमें हमने कितना टाइम लगाया होता है, उसके कंपैरिज़न में जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी
पिक कर जाता है चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स को, स्किल्स को अच्छी तरह से समझ जाता है। सो लास्ट वन्स जो होते हैं यूजुअली दे बिकम हाई अचीवर इन देयर वर्क। वो जो भी काम करते हैं उसमें वो हाई अचीवर्स होते हैं। वो अगर बात करें एकेडमिकली तो वो भी ज़्यादा एक्सेल करते हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए उनके प्रोफ़ेशंस की तो उसमें भी दे आर यूजुअली हाई अचीवर्स क्योंकि उनके पास रोल मॉडल्स होते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए उनके सिबलिंग्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, सो दे लर्न मोर क्विकली, ठीक है? अगर एक्सेसिव पैम्परिंग होगी यंगेस्ट चाइल्ड की या लास्ट बॉर्न की तो ऑब्वियसली उनके अंदर सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड में ही, ठीक है? जिसकी वजह से वो ये भी सोच सकते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की क्योंकि हमारी नीड्स टाइमली पूरी की जा रही हैं, उसकी ग्रेटिफ़िकेशन हो रही है, हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी विशेज़ हैं, जो भी हम चाहते हैं वो हो जाता है या फिर हमारे ओल्डर सिबलिंग्स उसको पूरा कर देते हैं या फिर मेरे पेरेंट्स पूरा कर देते हैं, तो मुझे एफ़र्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह की सिचुएशन में थ्रू आउट द लाइफ़ डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो सकती है और लेटर ऑन जाके एडल्टहुड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकती हैं। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स और ओल्डर सिबलिंग्स उसको प्रॉपर्ली सिखाएँ कि कोशिश करनी है, मेहनत कर और हाई अचीवर बनना है और स्ट्रगल ज़रूर करनी है ताकि अपने आप को बेहतर बनाया जा सके और इंडिपेंडेंट बनाया जा सके प्रोफ़ेशनली भी, ठीक है? सो यहाँ पर पेरेंट्स एंड ओल्डर सिबलिंग का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से यंगर चाइल्ड की रेयरिंग करते हैं। एंड द लास्ट इज ओनली चाइल्ड नोज द यूनिक फैमिली पोजिशन, ठीक है? ही ऑलवेज एक्वायर्स द यूनिक फैमिली पोजिशन। दे नोज एंड दे हैव द पावर, दे हैव द प्रिमेसी एंड दे आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। पेरेंट्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से उनको प्रॉपरली अटेंशन मिलती है, प्रॉपरली लव केयर सपोर्ट मिलती है और उनकी नीड्स ग्रेटिफिकेशन टाइमली हो रही होती है। जो भी वो डिमांड करते हैं, जो भी वो विश अपनी प्रेजेंट करते हैं वो टाइमली पूरी हो जाती है। इसके साथ-साथ ओनली चाइल्ड का ये कहा जाता है दे बिकम मैच्योर अर्ली क्योंकि वो एडल्ट्स के साथ रह रहे होते हैं, उन्हीं के बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली फिर वो उन्हीं के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप एक ओनली चाइल्ड से बात करेंगे तो आपको उनकी बात करने से या उनके रिएक्ट करने से ये अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर द ओनली चाइल्ड क्योंकि वो सेंसिबली चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। उनसे सवाल भी किया है तो वो सेंसिबली जवाब देते हैं। उनका जो रिएक्शन होता है वो चाइल्डिश नहीं होता। वो टिपिकली एडल्ट बिहेवियर्स को पोर्ट्रे कर रहा होता है। सो दे बिकम मैच्योर अर्ली एंड दे बिकम रिस्पॉन्सिबल अर्ली, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट दे फेस चैलेंजेस आउटसाइड द होम। घर में तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो कहा जाएगा वही सुना जाएगा। इवन उनकी छोटी-छोटी बात को अटेंड किया जाता है और उनके पेरेंट्स को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं जैसे कि स्कूल में, कोई भी प्ले एरिया में जहाँ पे मेनली उसके एज फेलोज़ होंगे, वहाँ पर उसको पता है कि हर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर एक क्लास की बात की जाएगी तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर उसकी हर बात को अटेंड नहीं करेगी, जैसे कि घर में उसके पेरेंट्स अटेंड करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी नीड्स की अगर बात की जाए तो उसी टाइम फुलफ़िल की जाती हैं। सो इस सिचुएशन में ही फेस चैलेंजेस और उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है बिकॉज़ ही नोज़ कि अब मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं हूँ, मेरी हर बात को नहीं सुना जाएगा। सो यहाँ पे उसको चैलेंज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट घर में उसने शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होता क्योंकि उसका एज फॉलो कोई नहीं होता। सो इस तरह से जब स्कूल में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है या बताया जाता है तो वो डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस करता है। कॉम्पिटिशन उसने किसी के साथ नहीं किया होता। सो जब भी गेम्स होती हैं या कोई भी क्लास एक्टिविटी होती है, सेंस ऑफ कंपटीशन उसके अंदर डेवलप करना होता है। सो जब घर से बाहर निकलेगा वो ये चैलेंजेस एक्सपीरियंस ज़रूर करेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्न करेगा। अलॉन्ग विद दैट ही ऑलवेज़ हैज़ अ नीड फॉर रिकॉग्निशन कि जिस तरह से मुझे घर में टाइम दिया जाता है, मुझे अटेंशन दी जाती है, मुझे घर से बाहर भी अपनी वैसी ही पहचान बनानी है। सो थ्रू आउट द लाइफ कि वो यही कोशिश करता है कि मुझे रिकॉग्निशन मिले और वो उसके लिए पोटेंशियली बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेगा, अपने बिहेवियर्स को भी मॉडिफाई करेगा ताकि वो रिकॉग्निशन हासिल कर सके, वेदर थ्रू स्पोर्ट्स, वेदर थ्रू हाई ग्रेड्स, थ्रू गुड डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। वो कोशिश यही करेगा कि उसको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है? अगर ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होगा ऑब्वियसली ही वुड गो टू फाइंड आउट नेगेटिव मीन्स
टू गेन द रिकॉग्निशन, ठीक है? तो उसके लिए वो नेगेटिवली उसको अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिवली इसको लेके चलेगा तो वो हाई अचीवर भी बन सकता है, ठीक है? और अपनी रिकॉग्निशन एक्वायर भी कर सकता है, ठीक? अगर उसको रिकॉग्निशन प्रॉपर्ली नहीं मिलती स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो वो डिसअपॉइंटेड फील करेगा। लेकिन अगर उसकी स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी तो ऑब्वियसली ही कैन गेन द रिकॉग्निशन, ठीक? सो इन शॉर्ट अल्फ्रेड एडलर ने कहा जो भी बर्थ ऑर्डर होता है वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, उसको शेप करने में हेल्प करता है अलॉन्ग विद पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक? आई होप आपको बर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा और जो कैटेगरीज़ हमने डिस्कस की हैं आप उनको रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेट करें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करें और देखें क्या वाक़ई ही बर्थ ऑर्डर ने आपके सिबलिंग्स को उस तरह से अफ़ेक्ट किया है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट मेथड्स यूज्ड बाय अल्फ्रेड एडलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।